गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का मस्ट वेलकम है एडुकेयर एकेडमी 0.2 पे। और आज क्लास 10th की जो समरूपता है त्रिभुज का क्वेश्चन आता है, जो सथेल्स थ्योरम है, उस पे आधारित यह लास्ट वीडियो होगा। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे कि किसी भी दो त्रिभुज को समरूप हम लोग किस कंडीशन के आधार पे करते हैं और उसमें क्या क्या कंडीशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि त्रिभुज की समरूपता पे आधारित जानकारी को आप हमेशा के लिए अपने माइंड में कैसे इकट्ठा करके रखेंगे, ताकि आप किसी भी नियम को अगर भूल भी जाते हैं तो आपके अंदर यह होना चाहिए कि दो त्रिभुज अगर आ जाए और समरूप की बातें कह रही हो तो उसके रेशियो से हम लोग प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज की समरूपता से संबंधित नियम। त्रिभुज से समरूपता से संबंधित सबसे पहले बेसिक बात कर दें कि इसका समरूपता से संबंधित नियम क्या है। तो समरूपता से संबंधित नियम में सबसे पहले दो त्रिभुज की बात होता है। समरूपता के जब बात शुरू होता है तो इसमें दो त्रिभुज का बात होता है। दो त्रिभुज के बिना यह समरूपता के नियम चल ही नहीं सकता, क्योंकि समरूप कहने का मतलब होता है कि आपके अपने रूप के जैसा दूसरा रूप, यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति है तो सेम उसी व्यक्ति के जैसा दूसरा व्यक्ति होना चाहिए। तो ऐसे त्रिभुज ए बी सी यह हो गया और ये त्रिभुज डी ई एफ हो गया। तो यानी कहने का कंडीशन है कि समरूपता का नियम तभी लागू होगा जब त्रिभुज की संख्या दो होगी। तो दो होगी तो यह अलग अलग भी हो सकती है और यह एक ही डायग्राम के माध्यम से आपको बताया जा सकता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम और हम बताएंगे आपको कि इसके माध्यम से कैसे आप समझ सकते हैं कि त्रिभुज में समरूप क्या होता है, क्यों होता है। इन सारी प्रश्नों का जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी और इसी त्रिभुज में समानांतर एक लाइन ड्रॉ होगा, जिस लाइन का नाम रहेगा डीई। तो इस पूरे थेल्स थ्योरम में हर जगह एक ही कोण की चर्चा होता है, जिस कोण का नाम है संगत कोण, यानी कि करस्पोंडिंग एंगल। संगत कोण क्या नाम है भैया? संगत कोण। इस संगत कोण और संगत भुजा, संगत भुजा। आप अगर संगत कोण और संगत भुजा को पहचानना सीख गए तो त्रिभुज की समरूपता के प्रश्न आप चुटकी पे बनाएंगे, चुटकी पे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि संगत कोण क्या होता है और संगत भुजा क्या होता है। तो आपने 9th क्लास में एक नियम जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि हर विद्यार्थी को ज्यामिति पढ़ने से पहले क्लास 9th के एक नियम पढ़ना होता है कि दो समानांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा उसको आपस में काटती हो तो उस पे बनने वाले संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर 9th क्लास में आप नहीं पढ़े होंगे तो चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं कि क्या चीज आपको पढ़ना था। जैसे कि यह तिर्यक रेखा मैंने यहाँ पे निर्माण किया है, दो तिर्यक रेखा का निर्माण कर दिया। दो समानांतर रेखा और यहाँ से एक तिर्यक रेखा इसको ड्रॉ किए, जो तिर्यक रेखा इसको काट रही है। मान लीजिए इसका नाम एल है, इसका नाम एम है, और यहाँ से ए बी यह तिर्यक रेखा है जो इसको किसी बिंदु पे काट रही है। तो आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से भी समझाए हुए हैं कि संगत कोण कैसे पहचानते हैं। संगत कोण पहचानने की यही तरीका है कि इस लाइन से जो ऊपर का यह एंगल है और इस लाइन से ऊपर का जो यह एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में संगत होता है, एक ही जैसा एंगल है और एक ही तिर्यक रेखा के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। तो एक ही तिर्यक रेखा के द्वारा जब यह संगत कोण के निर्माण किया जा रहा है भाई, तो संगत कोण आप पहचानना यहां से सीखेंगे और इस चीज को अपने माइंड में रखेंगे कि संगत कोण कैसे पहचान सकते हैं और संगत कोण क्या होता है। जैसे आप संगत कोण पहचान लेंगे, त्रिभुज की समरूपता के नियम आपके जुबान पे होगा कि समरूपता क्या होता है और समरूप कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यह जो डीई लाइन है बीसी लाइन के समानांतर है कि नहीं है? डी लाइन जो है बीसी के समानांतर है।
जब बीसी के समानांतर यह डी लाइन है तो इसमें एक तिर्यक रेखा यहां से इसको काट रही है कि नहीं काट रही है? यह तिर्यक रेखा इस दोनों लाइन को काट रही है कि नहीं काट रही है? तिर्यक रेखा AB को आप मान सकते हैं डी समानांतर BC होगा और AB जो तिर्यक रेखा है इस दोनों को दो बिंदु पे काट रहा है, तो इसके अंदर जो यह संगत कोण के निर्माण कर रहा है, तो कोण का प्रॉपर्टी कहता है कि संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो थेल्स थ्योरम आया इसी के आधार पे कि संगत कोण जब बराबर होगा तो इसके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वह भी तो आपस में बराबर होगा। इसी के आधार पे थेल्स थ्योरम बना है। अब चलिए देखते हैं कि इसका रेशियो कैसे हम लोग अपने जीवन में फिट कर पाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि DE और BC यह दो समानांतर रेखा है, दो समानांतर रेखा है और यहां से एक तिर्यक रेखा जब इसको काट रही है तो यहाँ पे जो एंगल होगा, मान लीजिए यह x डिग्री, तो यह भी कोण x डिग्री होगा। अब देखिए इधर से आप यहां से देखेंगे तो यह एंगल और यह एंगल दोनों आपस में क्या है? संगत कोण है। तो संगत कोण अगर यह y डिग्री होगा मेरे दोस्त तो यह भी y डिग्री होगा, अगर यह y डिग्री तो यह भी y डिग्री। तो संगत कोण का अब अनुपात क्या कहता है, इस अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। अब अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर यह बराबर है तो त्रिभुज के तो नियम कहता है कि कोण अगर बराबर है तो कोण के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा कहलाती है, तो वह भी भुजा एक दूसरे के साथ क्या होगी? बराबर होगी। तो चलिए देखते हैं कि इस कोण के सामने यहाँ, इस कोण के सामने यह भुजा हो गया, तो इस कोण के सामने यह जो भुजा हो गया AD अपॉन इस कोण के सामने का जो भुजा हो गया पूरा ऑल AB इक्वल टू, अब इस कोण के सामने ऊपर वाला के सामने AE होगा और यहाँ नीचे वाले के सामने में क्या होगा? AC होगा। तो मेन चीज यही है, मेन चीज आपको जो समझना है कि पूरे त्रिभुज में आप थेल्स थ्योरम में कहीं से घूम के आइए, कहीं से नाच के आइए, आपको आना यही होगा AD बटा AB और AE बटा AC। किसी भी रेशियो को आप सिर्फ संगत कोण ध्यान रखें। अगर संगत कोण आपको पहचानना आ गया तो संगत भुजा तो आप ऑटोमेटिक पहचान लेंगे। संगत भुजा वही होगा जो इस कोण के सामने की भुजा होगी। तो कोण के सामने की भुजा आप पहचान लेंगे तो इसका रेशियो आपस में बैठा देंगे, तो थेल्स थ्योरम पे आधारित प्रश्न जो होगा आपका बन जाएगा। अब कहता है कि दो वृत्त आपस में समरूप होते हैं कैसे? अब दो वृत्त जब आपस में समरूप होंगे तो कुछ ना कुछ तो निर्माण करेंगे ही। अब दो वृत्त आपस में समरूप होंगे कैसे, इस पे चर्चा करने के लिए हम आपको दो वृत्त के फोटो के माध्यम से बताएंगे कि दो वृत्त कैसे आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, तो दो वृत्त का निर्माण करेंगे। रुक जाइए, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि इसको नीट एंड क्लीन करने से वीडियो बहुत साफ आता है। दो वृत्त यहाँ पे देंगे, एक बड़ा वृत्त बनाएंगे और एक छोटा वृत्त बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे हाथों पे, यह थोड़ा बड़ा साइज का वृत्त हो गया और यह छोटा साइज का वृत्त हो गया। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि एक बिंदु होता है जहां से हम रेडियस मान करके पूरे वृत्त का निर्माण करते हैं। जहां से हम यह रेडियस यानी कि त्रिज्या माने हैं, तब जाकर के यह पूरे वृत्त खिंचाया है और यहां से भी इसके केंद्र बिंदु से होकर के इसका कुछ त्रिज्या होगा। तो इसका त्रिज्या मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या आपको मानना होगा 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि इससे ही छोटा फिगर है। लेकिन यह आपस में समरूप कैसे है, इस बात का जवाब चाहिए आपको कि दो वृत्त आपस में समरूप कैसे हैं। तो भाई आप इसके त्रिज्या को कितना भी सेंटीमीटर मान लीजिए, लेकिन वृत्त का निर्माण तभी होगा, इस वृत्त का निर्माण तभी होगा जब इस पूरे प्रक्रम का मान 360 डिग्री होगा। यानी कि यह लाइन जहां से आपने शुरू किया है और इस लाइन को ले आकर के जिस बिंदु पे आप मिला दिए, तो इस पूरे बिंदु को मिलने में जो कोण का निर्माण हुआ, यह कोण 360 डिग्री पे आके मिलता है। यकीन नहीं है तो आप यहाँ पे प्रकाल के प्रयोग करके इसको देख सकते हैं।
अब यहाँ इधर आइए कि इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो इस 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले वृत्त में आपको देखना है कि अगर रेडियस से कोई फर्क पड़ना होता इसके कोण पे, तो इसको जब हम मेजरमेंट करते तो आपको पता चल जाता। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात जानकारी में हमेशा के लिए रखना है कि रेडियस के बढ़ाने और घटाने से वृत्त के जो आंतरिक कोण है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहां से शुरू किए और फिर यहां तक आए हैं, तो जिस बिंदु से शुरू किए उसी बिंदु पे आके आप मिले हैं, तो इसका भी वैल्यू 360 डिग्री होगा। यानी कि इसमें बनने वाली कोण का मान 360 डिग्री होता है। तो आप 1 लाख भी वृत्त का निर्माण करेंगे, सभी वृत्त आपस में समरूप होंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि दो वर्ग आपस में समरूप होते हैं कैसे। दो वर्ग आपस में समरूप होते हैं कैसे। अब दो वर्ग के निर्माण करेंगे, उसका भले ही साइड का रेशियो कुछ अलग कहे, लेकिन आप उसके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो कुछ और बात कहे, लेकिन उसके एंगल का मान जो है उसे समरूप बनाता है। तो इसको देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि अगर यह एक वृत्त है, सॉरी वृत्त कह रहे हैं, ये स्क्वायर है, वर्ग है, अगर यह एक वर्ग है और दूसरा यहाँ पे एक वर्ग है, दूसरा क्या है, यहाँ पे एक वर्ग है, तो दोनों वर्ग का कुछ नामकरण करेंगे ABCD, इसका नाम करेंगे EFGH। अब देखिएगा ध्यान से कि ABCDGEFGH, आप कहने का मतलब है कि यह आपस में समरूप कैसे होगा, यह आपस में समरूप कैसे होगा। मान लीजिए इसका 5 सेंटीमीटर, तो वृत्त के तो सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, इसका 6 सेंटीमीटर, लेकिन इसके कोण का मान कहीं बदल रहा है, इसके एंगल का वैल्यू कहीं बदल रहा है। इसका एंगल हमेशा 90 डिग्री पे होता है। अगर यह 90 डिग्री से बढ़ेगा घटेगा तो यह साइड 5 सेंटीमीटर, तो यह साइड 3 सेंटीमीटर सिकुड़ जाएगा, तो दैट इज नॉट स्क्वायर। अगर यह स्क्वायर है तो इसका कोण का मान 90 डिग्री होगा निश्चित। इसी के लिए हम लोग वन लाइनर में आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि दो वर्गों के बीच में आपस में समरूप है कैसे। तो इन चीजों को आप जानेंगे तभी ना इसका उत्तर दे पाएंगे। अगर इसका उत्तर आपने दिया तो आपको 1 नंबर रखा हुआ है, नहीं दिया तो कटेगा। लेकिन कंसेप्ट क्लियर अगर होता है किसी भी चैनल के माध्यम से, तो अगर बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है तो उसको रटने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार हम आपको यहाँ से 4 कंसेप्ट क्लियर किए हैं। अब देखिएगा त्रिभुज की समरूपता पे आधारित एक प्रश्न है, थोड़ा जटिल है, आप लोग सब्र रखेंगे तो सभी काम हो सकता है। सब्र और धैर्य दोनों रखना होता है मैथ बनाने के लिए, क्योंकि देखिए इधर उधर करने से कुछ नहीं होने वाला। P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC की ABAC पर बिंदु है। यदि AP इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, PB 4 सेंटीमीटर, AQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, QC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो सिद्ध कीजिए कि BC इक्वल टू 3PQ। अब देखिए भाई, यहाँ पे एक जैसे कि आपको प्रश्न कहा है, हम भी तो कुछ नहीं जान रहे हैं, हम भी तो आपको इस प्रश्न को आपके सामने में ही पढ़ रहे हैं। आप भी मेरे तरह एक नादान बच्चे के तरह, जैसे आपको कोई जानकारी नहीं, कोई थेल्स वेल्स की जानकारी नहीं है, प्रश्न पढ़ने का ढंग होना चाहिए, बर्तनी की मात्रा आपको आनी चाहिए ताकि आप प्रश्न पढ़ सकें। ABC यह क्या है, ABC एक आपके पास त्रिभुज है। ABC जैसे कि आपने देखा कि ABC एक त्रिभुज है आपके सामने, और ABC में P और Q क्रमशः त्रिभुज की AB और AC भुजा पर दो ऐसे बिंदु हैं जिनका इसके बीच में समानांतर का संबंध दिया गया है। यानी कि भैया PQ समानांतर है BC का, PQ समानांतर है BC का। इस बात से आप लोग एग्री होइएगा, PQ समानांतर है BC का। अब जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए। AP इक्वल टू दिया है 2 सेंटीमीटर, AP इक्वल टू दिया है 2 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया, और PB इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर,
PB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिएगा खेला होवो, अब AQ दिया है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से AQ के वैल्यू को हम लिखेंगे बहुत प्यार से, आप लोग भी लिखेंगे इसको बहुत प्यार से। AQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया, QC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया, यह है QC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें जो गिवन वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि जो गिवन है उस सारी चीजों को हमने आपके सामने लिख दिया, और आपको इससे पहले कि संगत कोण के आधारित जो है सो परिभाषाओं को डिफाइन करके बता दिया। तो क्या आप इस तरह के प्रश्न को नहीं बना सकते हैं? कैसे नहीं बनाइएगा जी। BC इक्वल टू 3PQ दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए BC से PQ का संबंध स्थापित करना है। तो जिस संगत कोण के साथ संगत भुजाओं से इसका अनुपात हम लोग रखेंगे ना, उसमें हम लोग PQ का संबंध BC के साथ रखेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि दिया हुआ है प्रश्न में, दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि प्रश्न में दिया हुआ है PQ समानांतर BC के। PQ समानांतर, सबसे महत्वपूर्ण बात है यह कि समानांतर रेखाओं की खोज किया जाए। अगर समानांतर रेखा मिल जाए तो तिर्यक रेखा तो ऊपर से ताकते हुए रहती है कि आओ तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काट रही है, तुम खोजो संगत कोण के, तुम्हारा काम है खोजना संगत कोण को। देखो भैया, यहाँ पे यह एंगल और यह एंगल आपस में संगत कोण है, तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल APQ और एंगल PBC आपस में क्या है, कैसे कोण है, तो इसके नाम को भी लिखेंगे कि यह संगत कोण है। यह कौन सा कोण है, तो यह संगत कोण है। अब इधर वाली की बारी आई कि खोजो भैया कि इसमें संगत कोण कहाँ है, तो एंगल AQP, एंगल AQP और ACB यह भी आपस में संगत कोण है, संगत कोण है। तो आप तो अच्छी तरह से इस बात से अवगत है कि संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो दो त्रिभुज की दो कोण जब बराबर हो जाए तो त्रिभुज की नियम कहता है कि ए नियम से, यानी कि कोण 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 के नियम से यह समरूप हुआ, समरूप हुआ। तो आप जब समरूप यह कर दिए तो इसमें आपको रेशियो लेना है कि AP, यानी कि रेशियो किसका लेंगे, AP अपॉन पूरे साइड AB का ले लिए। अब देखिएगा जो रेशियो आप यहाँ पे लिए हैं ना, इस साइड का लिए हैं, यानी कि ऊपर वाला का इस पूरे साइड के साथ आप अनुपात फिट किए हैं। तो आप अपने पड़ोसी का जब रेशियो लेंगे तो उसी के साथ रेशियो लेंगे, यानी कि AQ अपॉन AC, यहाँ पे AC ले लिए। अब आपको इस दोनों साइड के साथ संबंध स्थापित नहीं करना है। अब जिसके साथ आपका संबंध स्थापित करना है उस साइड को आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि PQ अपॉन BC। हमारा संबंध इसके और इसके साथ लेना है, तो इस दोनों का वैल्यू रख देंगे। AP इक्वल टू 2 है और PB इक्वल टू 4 है, तो AB इक्वल टू क्या 6 नहीं हो सकता है, AB इक्वल टू 6 नहीं होगा। 4 और 2 को जोड़ देंगे आपस में, तो यह क्या हो गया, 6 हो गया। तो AP इक्वल टू जब 6 हो गया तो इसके साथ रेशियो लिखेंगे 2/6 इक्वल टू, जो साइड यहाँ है उसी साइड को लिखेंगे PQ अपॉन BC। अब यहाँ देखिए इसको आपस में काट दिए 3 बार में, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। जब यह क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो BC यहाँ आ जाएगा, यानी कि BC बराबर 3PQ
BC बराबर 3PQ आया कि नहीं आया? आया। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ क्या करना था, BC बराबर 3PQ, तो यहाँ पे लिख देंगे बहुत आराम से, 3 नंबर आपकी झोली में चला जाएगा। प्रूफ, अब जैसे प्रूफ आप लिखेंगे, आपका एग्जामिनर देखेगा इन सारे नियमों को तो कहेगा कि हाँ बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ा है, कंसेप्ट के साथ पढ़ा है। तो आपके साथ साथ जो है वो सभी आदमी का कल्याण होगा। आप जिस टीचर से पढ़ेंगे उसका भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। तो चलिए, मेरा यह क्लास आप लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग अवश्य देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि दोस्तों को पता चल सके कि ऐसे ऐसे भी थ्योरम को छोटे छोटे रूप में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।